सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, एक अहम खबर पहले तो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में ही सबसे पहले बात भी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में सीनियर वजीर आतिफ खान समेत 3 अहम वज़रा मुबैना तौर पर वज़ीर आला के खिलाफ बगावत के जुर्म में काबीना से फारिग हो गए हैं। तीनों वज़रा को फारिग करने के लिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म इमरान खान से हिदायत ली हैं। लगारी साहब, ये सारा आखिर मामला है क्या? क्यों इन 3 वज़रा को फारिग कर दिया गया? असल में बगावत पीटीआई में मजमूई तौर पर तमाम सूबों में बगावत की सूरत हाल मौजूद है। अभी गुज़श्ता रोज़ ही इन्होंने बलूचिस्तान में सरदार यार मोहम्मद रिंद को वजारत देकर राज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस पर खुश नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ही बनना चाहते हैं और उनका टारगेट वही है चीफ मिनिस्टर का। और वहाँ बलूचिस्तान में ही लड़ाई चल रही है, अभी भी लड़ाई चल रही है कि जो स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के साबिक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, वो जाम कमाल के ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रिविलेज मोशन रखी हुई है। अब प्रिविलेज मोशन जब स्पीकर के पास आएगी और वो ख़ुद ही अपने इस्तेहकाक के लिए गए हैं तो और उस वजह से उन्होंने ख़ुद ही वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी शिकायत की है, तो बलूचिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है जो किसी वक्त भी फट सकता है। और ऐसा मामला हो सकता है कि हुकूमत को डामाडोल होना पड़े या हुकूमत जो है वो जाम कमाल ख़ान जो है वो ना रह पाएँ, ये हो सकता है। इसलिए कि अब एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ झालावान के बाद चीफ ऑफ सारावान की बारी है। थोड़ा सा ये हलाला हो गया है, 1-2 केयर टेकर और 1-2 चेयर टेकर आ गए हैं और वहाँ ये सूरत हाल है। केपी में इनकी अपनी पिछले 6-7 साल से जो हुकूमत का सिलसिला चल रहा था उसको बड़ा झटका लगा है। आतिफ खान इमरान खान के सबसे ताकतवर आदमी समझे जाते थे और इमरान खान के फॉलोअर्स में उनको बड़ी अहमियत थी। अब इमरान खान उनकी शक्ल देखने के रवादार नहीं है। अभी भी यही हुआ है कि जब इनको वजारत से अलग किया गया और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहते हैं तो शहराम खान और शहराम खान तरकाई और आतिफ खान की तो मुलाकात ही नहीं हो पाई है। ना उनकी मुलाकात को जो है वो शर्फ कबूलियत बख्शा जा रहा है, ना उनके साथ कोई रब्ता किया जा रहा है। एक ज़माना होता था MQM जब लोगों को निकाला करती थी पार्टी से या उनका कोई बुरा वक्त आता था तो कहा जाता था कि फ़लाँ शख्स के साथ पार्टी अपने ताल्लुकात समाजी ताल्लुकात का वो कर ले, तोड़ ले, तो उससे समाजी कता ताल्लुक़ हो जाता था और उसके बाद जो कुछ होता था नताइज ख़तरनाक होते थे। तो अब यहाँ भी लोग ये कहते हैं कि वफाकी सतह पर भी एक MQM मिजाज जमात जो है वो PTI की है और उसने भी एक कता ताल्लुक़ किया हुआ है, समाजी कता ताल्लुक़ उन्होंने किया हुआ है। अपोजिशन को तो वो समझते ही कुछ नहीं है। अपोजिशन को अभी उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं हुआ है कि कहीं टेबल का आमने सामने बैठे हों, यानी चेयर्स में कितना फ़र्क है लीडर ऑफ द हाउस के और लीडर ऑफ अपोजिशन के, कभी एक दूसरे के साथ दुआ सलाम नहीं होती है। अब तो पार्लियामेंट के इजलास भी उस तरह से नहीं होते हैं, वो नहीं है। पार्लियामेंट को तो वो भी नहीं मानते हैं ना, पार्लियामेंट को तो वो ताकत का सरचश्मा नहीं मानते हैं और इसका नुकसान जमहूरियत को हो रहा है, जमहूरी इदारों को हो रहा है, जमहूरी अमल को हो रहा है, जमहूरी वैल्यूज़ को रकदार को हो रहा है। पंजाब में यही सूरत हाल है। पंजाब में भी एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया है जिसमें सराइकी बेल्ट के भी MPs हैं और सेंट्रल पंजाब के भी MPs हैं और वो मिलकर सरदार उस्मान खान बुज़दार की सरदारी से बेजार आ चुके हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म तो उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ऐसा ही होता है, महमूद खान के खिलाफ भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है और वो महमूद खान के खिलाफ बगावत करने वालों को तो उन्होंने वो निकाल दिया वजारतों से। अब जो उनके साथ ग्रुप चल रहा था 10 अरकान जिनके बारे में कहा जा रहा था उन सबको नोटिस जा रहे हैं और नोटिस की तैयारी का अमल जो है वो शुरू हो गया है और सबको नोटिस भेजे जाएंगे। चूँकि वहाँ तगड़ी पोजीशन है, वहाँ इनको निकाला जा सकता है। ये इबरत बनाने के लिए, मकामी इबरत जो है उनको याद दिलाने के लिए पंजाब के अरकान असम्बली को
वो खैबर पख्तूनख्वा में ये काम करेंगे, अपने कुछ लोगों की रुकनीत भी ख़त्म कर देंगे, उनको पार्टी से निकाल देंगे ताकि पंजाब में असर पड़े। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि पंजाब में सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में इस वक्त जो पोजीशन है, अब्दुल कुद्दूस बिदंजो वो चलकर पहुंच गए हैं चौधरी शुजात के घर पर। चौधरी शुजात अभी तक ये कह रहे हैं कि मामला ठीक हो गया, उनके साथ हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला मौजूद है। और चौधरी शुजात और चौधरी ख़ानदान जो है गुजरात का, उन्होंने अपनी पोजीशन रिट्रीट नहीं की है, उन्होंने पसपाई इख्तियार नहीं की है। और ये बात इमरान खान को समझ में नहीं आती। इमरान खान के तो साथ सियासतदान नहीं है ना कारोबारी लोग हैं, बिज़नेस करने वाले लोग हैं, और वो समझते हैं कि हर चीज़ का भाव ताव हो सकता है, हर चीज़ का मोल लगाया जा सकता है और ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है सियासत क्या चीज़ है, और वो सियासत का स्पेस कम कर रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इस तरह का तर्ज़ अमल नहीं अख्तियार करना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात ख़राब, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब और पंजाब के हालात ख़राब। जहाँ पर आपकी हुकूमतें हैं वहाँ पर तो हुकूमतें डावाडोल हो रही हैं ना, उनके पिलर जो हैं उखड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो कहीं से आवाज़ें आ रही हैं गिरती हुई दीवारों को। और अब आखिर में जो आया है, आपको मैं एक और इजाफा कर दूँ एक बात का, कि ये जो आटे के बहरान पर रिपोर्ट आई है, जो वज़ीर आज़म को और हुकूमत को पेश की गई है, और ये इंटेलिजेंस इदारों ने तैयार की है, और उस रिपोर्ट में जो सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं वो तो चौंका देने वाले हैं। कि किस तरह से आटे के बहरान में बह गया है, किस तरह से इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं, किस तरह से पाकिस्तान में एक संगीन बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट जो है वो तैयार होकर हुकूमत के पास पहुंच गई है। आप देखें हुकूमत इस पर क्या कार्रवाई करती है। लगाई साहब, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां पर भारतीय जारियत को 175 रोज़ हो गए हैं। हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं कश्मीर के मौजू पर, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब ये जुल्म सितम का सिलसिला बंद हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 अगस्त बात ही कर सकते हैं। 5 अगस्त 1919 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, उस दिन से आज तक हम तो एक एक करके दिन गिन रहे हैं ना। हमारे दिन गिनने का अमल क्या है? हम यहाँ आते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में हम कश्मीर के जुल्म को याद, कश्मीर पर होने वाले जुल्म को याद करते हैं और उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये हमारा बहुत ही टोकन कंट्रीब्यूशन होता है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग सह रहे हैं, जो लोग भुगत रहे हैं, जिन लोगों ने अगस्त से नवंबर तक सूरत हाल को भुगता और फिर नवंबर के बाद शदीद सर्दियों में जिस तरह से वो भुगत रहे हैं, आपको मेरे ख्याल में सबको अंदाज़ा है कि कश्मीर के अंदर टेम्परेचर कैसे डाउन होता है और मौसम कितना सख्त हो जाता है, और वहाँ पर लोगों के लिए ज़िंदगी के मामूलात किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे हालात में उन लोगों के लिए ज़िंदगी एक मसला बना दी गई है, और वहाँ पर लोग जो हैं कैद बंद में हैं। घरों को जेल खाने बना दिया गया, अकुबत खाने बना दिया गया, टार्चर सेल बना दिए गए, घरों को कब्रिस्तान बना दिया गया। अब लोग अपने मुर्दों को अपने घरों के आंगन में दफन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है कश्मीर की, और ना आलमी बिरादरी को कोई एहसास है, ना इंडियन हुकूमत को एहसास है, ना पाकिस्तानी हुकूमत को एहसास है। मैं इस बात की शिकायत करता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या किया है, इस पर तो आसमान सर पर उठा लेना चाहिए था। वो अपनी इस्लामी बिरादरी के को भी कायल नहीं कर सकें यार, और तो छोड़ दें, आप जिनके इलाही बने हुए हैं उनको भी कायल नहीं कर सके। आप कम अज़ कम उनसे तो कहते भाई आप हमारे साथ खड़े हों, इंडिया को कहें। इंडिया के अंदर जो अरब ममालिक की इन्वेस्टमेंट है, उनको एहसास नहीं है इस बात का कि क्या जुल्म हो रहा है, और उनका ख्याल है कि मोदी इसी तरह से इनके लिए जो है वो दौलत बढ़ाने का सबब बनेगा। मोदी अपने मुस्तकबिल के साथ इंडिया का मुस्तकबिल भी तबाह करने जा रहा है। इंडिया के बारे में हम नहीं चाहते हैं, इसलिए कि किसी भी मुल्क का टूटना किसी के लिए भी फायदे में नहीं है। इंडिया का टूटना आपका ख्याल है कि हमारे फायदे में हो सकता है, हमारे फायदे में नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ, लेकिन इंडिया टूटने जा रहा है। इंडिया के अंदर इस तरह की आज हुआ है वाकया, आज जो कुछ हुआ है सिक्किम में, और जिस तरह से गुवाहाटी में हुआ है, आज आसाम में जो वाकयात हो रहे हैं, आज के दिन में जितने धमाके हुए हैं, कई धमाके हुए हैं, और वहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, माओइस्ट इंसर्जेंसी अलग चल रही है, और वो बरसों से चल रही है। पूरी की पूरी ट्रेनें लापता हो जाती हैं। जा रही थी एक ट्रेन किसी रास्ते में, जाकर मालूम है जी वो पूरी की पूरी 40 बोगियाँ गुम हो गई हैं। अरे भाई कहाँ आसमान खा गया, ज़मीन फटी उसमें गुम हो गई। ये सूरत हाल चल रही है इंडिया में, और इंडिया का जो डाउनफॉल है, इंडिया की जो तबाही है, वो कश्मीर से शुरू होनी है,
और ये ईस्ट में जल्दी चली जाएगी। ईस्ट में तमाम रियासतें जो हैं वो अलहदगी के लिए जोर कर रही हैं, फिर ये साउथ चला जाएगा इनके हाथ से। ये कुछ भी नहीं, ये इंडिया नहीं रह रहा है। और इंडिया का जो मुतनाज़ शहरियत बिल है उसमें बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या कहा गया है, आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस हवाले से बात भी करेंगे। क्लिप आपने देखा। लगाई साहब, अभी हम जिन तमाम मजालिम का जिक्र कर रहे थे, वो तमाम मजालिम भारत ने छुपाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो छुपने की बजाय छपने लगे हैं और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है। अब क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं? मेरे ख्याल में ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि एकदम पूरी दुनिया का ज़मीर सो नहीं सकता है। नहीं सो सकता। कहीं ना कोई शम्मा तो जलेगी ना, कहीं ना कहीं कोई चीख तो सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर तरफ खामोशी छाई हुई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और गुज़श्ता रोज़ जो जॉर्ज सोरोस ने तकरीर की है, वहाँ पर आलमी जो तिजारती मेला हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह की उन्होंने तकरीर की है, वो तकरीर तो हैरान कुन तकरीर है। उन्होंने तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया है मोदी को, और ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से लगभग मिलती जुलती वो उनकी तकरीर है। अच्छा। कि मोदी जो है, मोदी का आना ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, एक दुनिया के लिए ख़तरा है, और दुनिया जो है दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। एक ऐसा माइंड सेट आ रहा है, ये जिसको उन्होंने जॉर्ज सोरोस ने, वो एक बड़े बिलियनियर हैं, अरबपति अमरीकी हैं, और उनकी बड़ी अहमियत है, और उनकी बात को वज़न हमेशा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जो हैं, ये एक ऐसी नेशनलिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं जो बहुत ही बाउंडेड है, बहुत तंग नज़री पर मबनी है, और वो पूरी की पूरी सोसाइटी को यरगमाल बना रहे हैं। अमेरिका इस सूरत हाल को अफोर्ड नहीं कर सकता। अमेरिका हिस्टोरिकल नेशनल स्टेट नहीं है। इंडिया भी एक यूनिटरी नेशनल स्टेट, 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया किसी एक मरकज़ के तहत रहो। मुग़ल दौर में भी बगावतें तो होती थी, लेकिन अकबर का पीरियड ऐसा कहा जा सकता है कि तूल व अर्ज़ में एक राज था, या उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो दौर था उसमें कहा जा सकता है कि जी वो एक ऐसा दौर था कि इंडिया जो है वो किसी एक झंडे तले था। लेकिन इंडिया जो है, ये नेहरू और गांधी ने मिलकर जिस इंडिया की तामीर की थी वो ख़त्म हो चुका है, वो उसको उखाड़ा जा चुका है, उसको ख़त्म किया जा चुका है। बीजेपी का बनाने वाले लोग जो थे वो तो ऐसे नहीं थे। जयप्रकाश नारायण एक प्रोग्रेसिव आदमी थे और बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, और समझा जा सकता था कि वो इंडिया एक तब्दील होगा, लेकिन उसके बाद जो इनका कब्ज़ा हो गया है महासभाइयों का और जनसंघियों का, उन्होंने तो बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल सही है। वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र कर लेते हैं नाज़रीन। माजी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम को आगाही दिया करते थे, लेकिन अब एक एंकर ये शिकवा कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म साहब आखिर अवाम को आगाही क्यों नहीं देते? खान साहब पहले अवाम को आगाही दिया करते थे, लेकिन अब नहीं देते। लगारी साहब, अब क्यों नहीं खान साहब अवाम को हुक्मरानों के खिलाफ आगाही देते? क्या उन्हें अपनी कुर्सी खो जाने का डर है? नहीं, वो छुपा रहे हैं। असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फॉरेन फंडे का केस था ना, सामने लाए ना, सामने लाए। उनने क्यों छुपाए थे अकाउंट्स? फॉरेन अकाउंट्स छुपाए और उनको आवाम के सामने जाहिर नहीं किया, उनको अपने पेपर्स में जाहिर नहीं किया, पार्टी के जो असासे थे उनमें जाहिर नहीं किया, पार्टी के जो अकाउंट्स थे उनमें जाहिर नहीं किया था, छुपाया हुआ था। और ये तो बाबर जो इस सारे मामले को लेकर आए हैं, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर लोगों के सामने रख दी हैं, और अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो उन्होंने जमा करा दी हैं। और अब खान साहब गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ट्रायल नहीं कर सकता। भाई इलेक्शन कमीशन, आपको पता है ज़िया-उल हक के दौर में इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल हफीज़ पेशरदा को कंटेम्प्ट के केस में सज़ा दी थी बाकायदा, और उनको इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी थी, जेल उनको डाला गया था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है। अब कवानीन क्या हैं वो अलग चीज़ है। आपने इलेक्शन कमीशन को कितना पावरफुल बनाया, वो कितनी वो चीज़ है। और उस वक्त भी ज़िया-उल हक ने जो अपने मफाद में पावरफुल बनाया था, मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, हफीज़ पेशरदा को सजा दी गई थी, उस वक्त भी उनके इस हक में इस्तेमाल हो रहा था इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज़ को लेकर आया था कि चलें इस कम अज़ कम ये डिटेल तो सामने आ जाए। फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला आने वाला था, और
जो चले गए हैं चीफ जस्टिस, वो तो इसके बारे में खुशखबरियां सुना कर जा रहे थे। मालूम हुआ कि उसको छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि जनाब वो बस मत बताएं, ये इस पर इस राज को पर्दे में रहने दें, पर्दा ना उठाएं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों से जिनसी ज़्यादती और उसके बाद कत्ल के वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ज़ैनब वाला वाक़या जब हुआ था और उसके बाद जब मुलजिम को सज़ा मिली तो ऐसा लग रहा था कि अब इन वाक़यात में कमी आ जाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं और बच्चों को हविस का निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वाक़े के अगले ही रोज़ इस बच्ची के वालिदैन से मिलने उनके घर भी गए थे, लेकिन अभी तक अमली तौर पर कोई इक़दामात नहीं हो सके। लगारी साहब, इस तरह का जब भी कोई वाक़या पेश आता है तो उसके बाद अवाम ये सवाल करते हैं और अवाम का मुतालिबा भी ये होता है कि ऐसे जो दरिंदे हैं उन्हें सरेआम फांसी दी जाए ताकि अगली बार किसी की हिम्मत ना हो ऐसा कुछ करने की, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता और वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। कानून साजी करनी पड़ेगी। पहली बात जो जनाब कामरान शाहिद कह रहे थे ना, हमें उन चीज़ों को भी आगे लेकर चलना है। बात यह है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किस माहौल में हैं, किन लोगों के साथ हैं, किस तरह से हैं। एक और कम से कम बच्चों को के बारे में आपको तो ज़रा सा भी अनअवेयर नहीं होना चाहिए। आप स्कूल भेज दें तो भी आपका दिल वहाँ अटका होना चाहिए। अगर बच्चे बाहर वहाँ से घर आ गए हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ गए हैं, किसी सहेली के यहाँ गए हैं, किसी बच्चे के यहाँ गए हैं, या कोई एक्टिविटी हुई है, आपके इल्म में होना चाहिए कोई लम्हा। असल मसला ये है कि ज़ाहिर है साइंस तरक्की कर रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, माओं को पता नहीं होता है, वो तो फेसबुक में लगी होंगी। मैं उन पर वो नहीं कर रहा हूँ। मुझे सख्त बुरा लगता है अगर मैं ख़वातीन को सिंगल आउट करके उन पर तनकीद करना शुरू कर दूँ, मुझे अपने तौर पर बहुत बुरा लगता है। लेकिन होता ये है कि माएँ जो हैं वो अगर देख रही हैं जनाब के फेसबुक पर अपना वो जो है अपने अकाउंट को देखकर और सारे जो उनके ऊपर अपडेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी देखी जा रही हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि बच्चे उनने क्या खाया है, क्या पिया है, उनको ठीक तौर पर देखा गया है, नहीं देखा गया है। ये एक इसमें होता है। ये होती है मिडिल क्लास, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास में। लोअर मिडिल क्लास में और निचली क्लास में तो वैल्यूज़ को बेरहमी से कुचला जाता है। इसमें एक और बड़ी बात है कि आपका माहौल कैसा है। असल चीज़ ये है, माहौल का मतलब ये नहीं होता है कि इर्द गिर्द की चीज़ें आपके पास गवर्न कौन लोग कर रहे हैं, ये एक चीज़ होती है। इसको ये मैटर करती है। हम ये बात मैटर करती है कि आपके ऊपर जिस तरह का माहौल, जिस तरह के मुआशी, इक़्तिसादी, समाजी, सियासी, हर तरह के अस्करी, सारे के सारे जो आपके ऊपर चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वहाँ पर बिहेवियर्स कैसे हैं लोगों के, वो लोग किस तरह से आपके साथ, क्या सारे के सारे अपने आप को कानून के आगे जवाबदेह समझते हैं। एक जज के चैम्बर में एक लड़की जाए इंसाफ के लिए कि मैं आई हूँ और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, आप मेरी शादी का जो रजिस्ट्रेशन करें, तो वो कहे कि नहीं मेरे चैम्बर में चलो, और वहाँ उसकी आबरू रेजी करे। क्या इस कदर शर्मनाक बात है। ये सोसाइटी का इन्हतात है, सोसाइटी का ज़िवाल है। तो सोसाइटी इस कदर पीछे चली गई है कि वो वैल्यूज़ को नहीं, जहाँ भी आपकी इकनॉमी ख़राब होगी, जहाँ भी आपके सियासी हालात ख़राब होंगे, जहाँ भी आपका बैलेंस ख़राब होगा, इस तरह के वाक़यात। लेकिन लगाई साहब, हमारी यही जो आप वैल्यूज़ की बात करें, हमारी जो माशरती रिवायात हैं वो आखिर कहाँ खो गई हैं? ऐसी दरिंदगी और हैवानगी की मिसालें माजी में नहीं मिलती थी। अब हैं। वहाँ हुस्न था, वहाँ खूबसूरती थी, वहाँ लोग थे, हमारा लोगों के ऊपर से एतमाद उठ गया। कहाँ है आपके पास फैज़ अहमद फैज़, कहाँ है आपके पास अहमद फराज, कहाँ है आपके पास जोन एलिया, कहाँ है आपके पास, अच्छा चलें और पीछे चले जाएं, कहाँ है बुल्ले शाह, कहाँ है आपके दौर में शाह हुसैन, कहाँ है आपके दौर में मियाँ मोहम्मद, कहाँ है आपके दौर में शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, कहाँ है आपके दौर में रहमान बाबा, कहाँ है आपके दौर में खुशहाल खां खटक, कहाँ है आपके दौर में शाह जाम दुरक, कहाँ है आपके मस्तवकली, कहाँ है आपके दौर में,
कहाँ है सच्चर सरमस्त आपके दौर में, कहाँ है ख्वाजा गुलाम फरीद आपके दौर में, कहाँ है बख्त अली आपके दौर में, कहाँ है आपके दौर में वो नूर मोहम्मद साहिल जाबाज जतोई, और कहाँ है आपके दौर में फैज़ मोहम्मद दिलचस्प। वो लोग कहाँ गए जो तहजीब बनाया करते थे, जो इंसानियत की जो है वो करते थे। मुशायरे होते थे, रात को 10,000 20,000 लोग बैठे होते थे और एक पूरी तहजीब की बात सुन रहे होते थे, कोई अच्छी बात सुन रहे होते थे। अब हमारे यहाँ कहाँ हो रही हैं वो मजलिसें, वो चीज़ें ही नहीं हो रही हैं। अब एक सोशल मीडिया के अंदर आपकी एक्टिविटी होती है, लेकिन वो भी इतनी मादर पिदर आजाद है, ऐसा ही है, कोई तो अब वैल्यूज नहीं रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे कैंसर होने का खतरा है। खान साहब कैंसर का एक अस्पताल चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तंबाकू पर जो टैक्स लगाया गया था उसे क्यों रिवर्स होने दिया, ये सवाल उठाया जा रहा है। और सवाल तो फिर वही है, खान साहब तो लगाई साहब अस्पताल चला रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी ही सफ़ों में कैंसर के प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं और कानून साजी के जरिए उनको फ़ायदा पहुंचाने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या किया जाए इसका, इस मसले का हल क्या है? वो जो बात माजी में करते रहे हैं अब उस हर चीज़ का उलट कर रहे हैं। वो कहते थे कि जनाब ये मशरिक़ है, अब कहते हैं नहीं मगरिब है। वो किसी चीज़ को शुमाल कहते थे, अब उसको कहते हैं जनूब है। और फिर आराम से कहते हैं कि यू टर्न हमारा मोटो है। अब यहाँ पर अगर आप टैक्स वापस लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप फैलाना चाहते हैं कि तंबाकू की इंडस्ट्री जो है वो और सिगरेट की इंडस्ट्री जो है वो फले फूले तरक्की करे। मुझे ख़ुद शिकायत रही है, मैंने इस बात को अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि हमारे देहात में जहाँ गंदम उगती थी वो अब मुनाफा बख्श फसल नहीं रही है, इसलिए लोग गंदम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब जो है लोग इस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तंबाकू प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कि उठाने वाला मौजूद है। जब उठाने वाला मौजूद है, जब फैक्ट्री में जाएगी, जब सिगरेट बनेगी तो उसका कारोबार भी होगा, कारोबार होगा तो फिर बीमारी भी साथ आएगी। सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा, सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमने बढ़ना है, हम वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से बात करेंगे, जो भारत के लिए तो यौम जमहूरिया है लेकिन कश्मीरी उसे यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम यौम स्याह के बारे में क्या कहते हैं, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ आपने सुना। लगारी साहब, कहीं ऐसा देखा गया है कि यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा? हाँ देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं और इंडिया में भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में, पाकिस्तान में, यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बरतानिया में, इस दफ़ा तो बांग्लादेश में, ढाका में, यानी वहाँ पर भी जो है वो भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर और कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है और मनाया गया है। कश्मीरियों पर जो मज़ालिम हो रहे हैं वो सारे के सारे जो 70-71 साल तक होते रहे वो एक तरफ, ये जो मोदी दौर में आकर हुए हैं इन्होंने एक और मंजरनामा बना दिया है, एक नई तारीख लिखी गई है जुल्म की, बर्बरियत की। अब इंतहाई शर्मनाक तारीख है। भारत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा भारत के अवाम के लिए, दुनिया भर के लिए, भारत के पड़ोसियों के लिए जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक दौर होगा वो मोदी का दौर होगा। और मेरा ख़्याल में मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि मोदी अगर ये इसी तरह से कंसंट्रेट करते हैं तो भारत के आखिरी वज़ीर आज़म होंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो भारत को एक रख पाएंगे। इस वक्त तो कश्मीर में आवाज़ है, लेकिन फिर इसी तरह की आवाज़ 25 करोड़ मुसलमान, आप किसी भी दुनिया में आबादी के इतने बड़े हिस्से को आप अगर आइसोलेट कर देते हैं, आप उसकी कौमियत पर सवाल उठा देते हैं, आप उसकी सिटीज़नशिप पर सवाल उठा देते हैं और कहते हैं आप बताएं ये इतने लोग कहाँ जाएंगे। मतलब अगर आप बेघर करना चाहते हैं तो इतने लोग कहाँ जाएंगे। और आप ये बताना चाहते हैं महज़ब दुनिया को कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है।
देखें जर्मनी में 1930 से 28 से 1939 तक का जो दौर है ना, वो आज के इंडिया पर जाकर रख दें। अच्छा। और आप जो मोदी है, हिटलर के करैक्टर को आप मोदी का करैक्टर जो है वो समझ लें। मोदी जो कुछ है वो हिटलर ऐसा ही था। और ये जो ज़माना था जो मैंने आपको बताया है कि 1928 से लेकर और लगभग एक सदी पहले 1920 या 8 साल बाद वो जब से उसका उरूज शुरू होता है, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई गई, नाजी पार्टी जो बनाई गई, नाजी पार्टी का जो पूरा उरूज का ज़माना है चंद लोगों से शुरू हुई थी और फिर उन्होंने तंग नज़र कौम परस्ती को और उससे ज़्यादा नस्ल परस्ती को उन्होंने जो है अपना नारे के तौर पर इस्तेमाल किया। अब ये इंडियन कौम परस्ती की बात नहीं कर रहा है मोदी हिंदू नस्ल परस्ती की बात कर रहा है। उसके लिए कोई क्रिश्चियन जो है काबिल कबूल नहीं है, उसके लिए कोई बुद्ध मत काबिल कबूल नहीं है, उसके लिए कोई मुसलमान काबिल कबूल नहीं है। और वो एक तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है? अंजाम जो जंग अजीम हुई थी ऐसे थोड़ी हो गई थी। यानी दूसरी जंग अजीम जो उसका तो वाहिद सबब जो था वो तो हिटलर था। उस दौर का मोदी जो था वो हिटलर था और हिटलर ही उसका सबब बना। हिटलर ने और मुसोलिनी ने आपस में इत्तेहाद कर लिया। वो फाशिस्ट पार्टी थी, उसकी पार्टी का नाम फाशिस्ट पार्टी था जो है मुसोलिनी की पार्टी। बाद में मुसोलिनी को टांग दिया गया था, सरेआम फांसी पर चढ़ाया गया था बीवी समेत, और उसकी लाश अभी तक नहीं मिली है कि हिटलर कहाँ गायब हो गया है। हिटलर ने किसी तह खाने में खुदकुशी करके खुद को गुम कर दिया था। मोदी का अंजाम इससे बुरा होगा, मोदी का अंजाम इससे बुरा होगा। मोदी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लोग सीखते नहीं हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग जाहिल होते हैं जो हुक्मरान बनकर आकर बैठ जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम नाम गुज़ीर हैं, हम ना हुए तो कुछ नहीं होगा। लोग बाद में सोचते हैं यार इनके होते हुए मुल्क कैसे चल रहा था। इसी तरह से ये जो ठीक है मोदी के बारे में ये तासुर है कि जनाब ये मोदी जो है वो इंडिया को बना रहा है। मोदी मनमोहन सिंह ने एक आखिरी शम्मा के तौर पर इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाने की आखिरी कोशिश की थी। मनमोहन सिंह के बाद मोदी ने उस सारे किए किराए पर पानी फेर दिया है और मोदी ने इंडिया को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है और इंडिया खत्म होने जा रहा है। इंडिया खत्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप इस आवाज़ के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।